नमस्कार। कई मुश्किलों के बावजूद भारत में कृषि क्षेत्र का हमेशा महत्व रहा है। देश का आधा वर्कफोर्स खेती किसानी में लगा हुआ है। किसानों को साहूकारों से अक्सर 30% से ज़्यादा सालाना ब्याज की दर से कर्जा मिलता है। गेहूं, चावल, मक्का और अन्य फसलों की उपज अमेरिका, चीन, यूरोप के मुकाबले बहुत कम है। अनाज की पैदावार में आगे रहने वाले पंजाब की सड़कों पर कारों, फिल्मों और फ़ोन की बजाय विदेशी भाषा की ट्रेनिंग, विदेश में पढ़ने के अवसर और विदेश जाने के वीज़ा के मौके के विज्ञापन ज़्यादा नज़र आते हैं। बल्कि खेती में जो परिवार लगे हुए हैं उनके बच्चे खुद खेती नहीं करना चाहते हैं और वो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भारतीय कृषि में अनाज का उत्पादन निरंतर बढ़ता रहा है। पिछले साल यूक्रेन और रूस के हमले के बाद दुनिया में खाद्य संकट छाया गया और भारत ने चावल, गेहूं, मोटे अनाज, फल, सब्जियां निर्यात करके विश्व को फूड संकट से बचाने में बहुत बड़ी मदद की है। पिछले साल मार्च में जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है उसमें भारत ने 2.13 लाख करोड़ रुपए के अनाज का निर्यात किया है, जो अभी तक का एक रिकॉर्ड है। भारत के एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट में लगभग 10% की वृद्धि हुई है और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें अब एग्रीकल्चर का हिस्सा 7% है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अफ़गानिस्तान में 20,000 टन गेहूं भेजने का निर्णय लिया है। इसके पहले पिछली साल 40,000 टन गेहूं भेजा गया था। तो ये तब हो रहा है जब टैक्स सरचार्ज के बावजूद भी भारत निर्यात करने में सफल हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व में खाद्य संकट कितना गहरा रहा है। भारत की भूमिका हमेशा रहेगी और भारतीय कृषि आगे निरंतर प्रगति करेगी। भारत सरकार तरह तरह की सब्सिडी देती है जिससे हमारी जो भूमि की उपजाऊपन है उस पर असर हो रहा है, क्योंकि जब सब्सिडी में सस्ता खाद और दूसरी चीज़ें मिलती हैं तो किसान उनका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग होने से कई देश हमारे यहाँ के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो नियम हैं उनसे ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारे अनाज में कई बार उन्हें मिलता है केमिकल। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद भी नीतियाँ, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के मामले में भारतीय कृषि सेक्टर की स्थिति बेहतर होती जा रही है। आर्थिक डेटा से तस्वीर साफ होती है। 10 साल पहले एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की आर्थिक गतिविधियों में बराबर की भूमिका थी। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि एग्रीकल्चर अब काफ़ी आगे है। भारत के प्रमुख प्राइवेट बैंक HDFC ने अभी 2015 से लेके अभी तक पिछले साल 61,522 करोड़ का ऋण दिया है। दूसरे प्राइवेट बैंक भी ऋण कृषि क्षेत्र में देने के लिए आगे आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स हैं वहाँ प्राइमरी लैंडिंग के नीति के कारण कृषि क्षेत्र में काफ़ी अधिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होने लगी है और प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से अब लगभग सभी किसानों के खाते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा सीधे किसानों के खाते में केंद्र सरकार की DBT प्रोग्राम के तहत भेजा जा रहा है। कृषि पैदावार की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और बाजार का दखल बढ़ रहा है। कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी के अनुसार लगभग 1,000 से ज़्यादा एग्टेक कंपनियां, स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं और इनने अभी तक
13,000 करोड़ से अधिक रुपए जुटाए हैं। ये लोग स्मार्टफोन ऐप, सैटेलाइट डेटा से ज़मीन की बुवाई, फसल कटाई के समय और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के संबंध में जानकारियां आसानी से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इन परिवर्तनों ने इन्वेस्टरों का ध्यान खींचा है और भारतीय कृषि सेक्टर बदलाव के बूते आगे बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई युवा मल्टीनेशनल कंपनीज और विदेशों में अपनी नौकरियां छोड़ के भारत आए हैं और वो खेती कर रहे हैं, तरह तरह की खेती में वो प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे परिणाम हैं, क्योंकि खेती तभी विकसित हो सकती है जब उसमें टैलेंट आए, और टैलेंट अगर खेती में आता है तो निश्चित ही भारत विश्व के खाद्य संकट से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो नए नए टेक्नोलॉजी के साथ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी कृषि क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय कृषि की उम्मीद न केवल भारत की है बल्कि विश्व की है, ताकि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य पूर्ति में भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नमस्कार, धन्यवाद।